तो कैसे हैं आप लोग? एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो हमारी सीरीज़ चल रही थी योजनाओं की। योजनाओं की सीरीज़ के अंदर 2 पार्ट हमने अपलोड कर दिए हैं। 3 पार्ट अपलोड हो गए हैं शायद। 3 पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं। इसका ये चौथा पार्ट है, तो इसी को कंटिन्यू करेंगे हम, जिसके ज़रिए हम क्या है योजनाओं के बारे में पढ़ रहे थे। तो योजनाओं को कंटिन्यू कर रहे हैं। यदि आपको ये सीरीज़ हमारी पसंद आ रही है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएँ कि हमें ये कंटिन्यू करनी है या नहीं करनी, क्योंकि रेस्पॉन्स यदि आप नहीं देंगे तो हमें कभी भी पता नहीं चलेगा कि हमें इस चीज़ को आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना। आपको ये चीज़ पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, तो आप ज़रूर बताएं जो भी इस सीरीज को देख रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, जिसे MLA मतलब MLA लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम भी कहते हैं। तो विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना क्या है? एक राज्य सरकार के द्वारा संचालित योजना है। इसके तहत क्या होता है, विधायकों को उनके विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्य को कराने के लिए 5 करोड़ निधि या फंड दिया जाता है। 5 करोड़ का फंड दिया जाता है ताकि वो उनके विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्य करवा सके। इस योजना के उद्देश्य की बात करें तो स्थानीय जरूरतों के अनुसार बुनियादी ढांचे और अन्य विकास कार्यों को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। मुख्य उद्देश्य की बात करें, मुख्य उद्देश्य क्या है? स्थानीय विकास को बढ़ावा देना। विधायक क्या अपने क्षेत्र की प्राथमिकताओं के अनुसार विकास कार्य करवा सकते हैं। विधायक क्या है? अपने क्षेत्र की जो प्राथमिकताएं होती हैं उनके अनुसार विकास कार्य करवा सकते हैं। फिर आता बुनियादी ढांचे का विकास, तो सड़क, पुल, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, पेयजल सुविधा, इन सब का विकास करना। समुदाय की जरूरतों को विकास पूरा करना, मतलब MLA क्या है, उनको लगता है कि उनके समुदाय की जरूरतें किसी चीज़ों से पूरी नहीं हो रही है और किसी खास चीज़ की जरूरत पड़ रही है, तो उन समुदाय की जरूरतों को पूरा करने के लिए MLA क्या है, अपनी जो 5 करोड़ का फंड है उनमें से कार्यों को करवाने के लिए सिफारिश कर सकता है। तो छोटे स्तर के जो कार्य होते हैं उनके लिए तुरंत धनराशि उपलब्ध कराने के लिए बेहतर कार्य कर सकती है ये योजना। स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय, क्या स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय की बात करें तो योजना को लागू करने के लिए जिला प्रशासन की सहायता ली जाती है। तो हमने ये चीज़ देख ली, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। अब योजना की प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो विधायक को वार्षिक निधि आवंटन की बात करें, प्रत्येक विधायक को राज्य सरकार के द्वारा एक निश्चित राशि, मतलब राज्य के अनुसार अलग अलग हो सकती है, आवंटित की जाती है। राजस्थान में कितनी की जाती है? 5 करोड़ रुपए राशि आवंटित की जाती है। तो राजस्थान के MLA को अपने क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में विकास करने के लिए 5 करोड़ की राशि दी जाती है। फिर बात करें स्थानीय विकास कार्य के लिए उपयोग, जो उनको फंड दिया जाता है, निधि दी जाती है, उस निधि का उपयोग सड़क, जल आपूर्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, इन कार्य के लिए किया जा सकता है। जो कार्य हैं इस पे इन कार्यों में क्या, वो जो पैसा है इसका उपयोग किया जा सकता है। योजना की विशेषताओं में 5 करोड़ रुपए बात करेंगे, वो खुद तो काम करेंगे नहीं, तो काम होगा कैसे? जिला कलेक्टर के द्वारा कार्यान्वयन, मतलब विधायकों के द्वारा सुझाए गए कार्यों को जिला प्रशासन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कह सकते हैं, इसकी देखरेख में पूरा किया जाता है। फिर पारदर्शिता, जवाबदेहिता की बात करें, खर्च किए गए फंड का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है और उसकी ऑडिट भी की जाती है। जो फंड है तो उसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है, खर्च किए गए फंड का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है और ऑडिट भी की जाती है। स्थानीय प्राथमिकताओं पर जोर की बात करें तो विधायक अपने क्षेत्र की जरूरतों के अनुसार फंड का उपयोग कर सकते हैं। राजस्थान में कुल वार्षिक आवंटित राशि में से कम 20% राशि SC और ST इन लोगों के विकास पर अनुशंसित करना अनिवार्य है। कि राज्य में कुल वार्षिक आवंटित राशि में से कम 20% राशि SC ST लोगों के विकास पर अनुशंसित करना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। साथ ही सार्वजनिक उपयोगिता की मरम्मत और नवीनीकरण कार्यों के लिए आवंटित राशि का 20% सिफारिश की जा सकती है। मतलब जो हमारी सार्वजनिक उपयोगिता की चीज़ें हैं उनकी मरम्मत और नवीनीकरण कार्य के लिए वार्षिक आवंटन के जो होता है उसका 20% तक की राशि की सिफारिश की जा सकती है उन क्षेत्रों के लिए, मरम्मत के लिए और नवीनीकरण कार्य के लिए। अब बात करते हैं योजना के अंतर्गत कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। सड़क बनवाई जा सकती है, पुल बनवाया जा सकता है, नाली निर्माण किया जा सकता है। फिर पेयजल आपूर्ति, जल संरक्षण परियोजनाएं शुरू की जा सकती है। क्या पेयजल आपूर्ति, जल संरक्षण परियोजनाएं शुरू की जा सकती है। स्कूलों, पुस्तकालयों और सामुदायिक भवनों का निर्माण करवाया जा सकता है। क्या स्कूलों, पुस्तकालयों और सामुदायिक भवनों का निर्माण करवाया जा सकता है। अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, एम्बुलेंस सेवाओं का विस्तार या विकास किया जा सकता है। सार्वजनिक शौचालय
और स्वच्छता से जुड़े हुए कार्य भी किए जा सकते हैं। क्या? सार्वजनिक शौचालय और स्वच्छता से जुड़े हुए कार्य किए जा सकते हैं। स्ट्रीट लाइट, पार्क और खेल के मैदानों का निर्माण भी किया जा सकता है। क्या? स्ट्रीट लाइट, पार्क और खेल के मैदानों का निर्माण किया जा सकता है इस योजना के अंतर्गत। गरीबों के लिए आवास और अन्य कल्याणकारी जो योजनाएं होती हैं वो भी इसके तहत शुरू की जा सकती हैं। अब बात करें कैसे होता है कार्यान्वयन, मतलब योजनाओं को लागू किस तरह से किया जाता है। तो विधायक क्या अपने क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए प्रस्ताव देते हैं। विधायक क्या करते हैं? अपने अपने क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए प्रस्ताव देते हैं। जिला प्रशासन प्रस्तावों की समीक्षा करता है। क्या जिला प्रशासन की ये जो प्रस्ताव आया है इसकी समीक्षा करते हैं कि ये काम करने लायक है या नहीं। फिर स्वीकृत परियोजनाओं के लिए निधि जारी की जाती है। जो परियोजनाएं स्वीकृत या परमिट हो जाती है उनके लिए पैसे जारी कर दिए जाते हैं। काम पूरा होने के बाद इसका ऑडिट या निरीक्षण किया जाता है। क्या होता है? काम पूरा हो गया, काम पूरा होने के बाद इसकी ऑडिट की जाती है, उसका निरीक्षण किया जाता है। अब योजना की बात करते हैं, योजना से जुड़े हुए कुछ खास बिंदु। इस योजना की निधि राज्य सरकार के द्वारा तय की जाती है और ये हर राज्य के लिए अलग अलग हो सकती है। तो सभी राज्यों में ये चीज़ चालू की जाती है, लेकिन कुछ राज्य में इनकी राशि अलग अलग हो सकती है। जैसे राजस्थान में क्या राशि रखी गई है? राजस्थान में से 5 करोड़ की राशि तय की गई है। विधायक स्वयं फंड को सीधे खर्च नहीं कर सकते बल्कि केवल विकास कार्यों का सुझाव दे सकते हैं। पैसा खर्च केवल केवल डीएम मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के माध्यम से ही किया जा सकता है। भ्रष्टाचार और दुरुपयोग रोकने के लिए परियोजनाओं की निगरानी की जाती है। भ्रष्टाचार और दुरुपयोग को रोकने के लिए परियोजनाओं की निगरानी की जाती है। फिर योजना का प्रभाव की बात करें तो स्थानीय स्तर पर बुनियादी सुविधाओं या स्थानीय स्तर पर बुनियादी सुविधाओं का तेजी से विकास होता है। विधायकों को अपने क्षेत्र की समस्याओं को हल करने का सीधा अवसर मिलता है। क्या होता है? विधायकों को अपने क्षेत्र की समस्याओं को हल करने का सीधा अवसर मिलता है। गाँव और छोटे कस्बों में भी महत्वपूर्ण विकास कार्य संभव हो पाते हैं। इससे क्या होता है? गाँव और कस्बों में भी क्या होता है? महत्वपूर्ण विकास कार्य संभव हो पाते हैं। रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। इससे क्या होता है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। निष्कर्ष के रूप में देखें इस योजना के बारे में तो विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MLA-LAD एक महत्वपूर्ण पहल है जो क्या करती है? स्थानीय स्तर पर विकास को गति देती है और विधायकों को अपने क्षेत्र की जो आवश्यकताएं होती है उनके अनुसार कार्य करने का अवसर भी देती है। पारदर्शिता और जवाबदेहिता सुनिश्चित करने के लिए इसके क्रियान्वयन की निगरानी जरूरी है। तो ये सारे कार्य इसके अंदर किए जाते हैं। अब हम देखेंगे क्या कि हमारे जो सांसद है MPLAD, तो MPLAD की बात करें तो सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की बात करें MPLAD तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। तो सांसद एरिया की बात करें MPLAD तो भारत सरकार के द्वारा 23 दिसंबर 1993 को शुरू की गई एक ऐसी योजना है जिसके तहत सांसदों को उनके निर्वाचन क्षेत्रों में विकास कार्य के लिए निधि या फंड प्रदान किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य स्थानीय बुनियादी ढांचे और आवश्यक सेवाओं में सुधार करना है। जो हमारे ये योजना है, इस योजना का उद्देश्य क्या है? स्थानीय बुनियादी ढांचे और आवश्यक सेवाएं होती हैं उसमें सुधार करना है। ये योजना की शुरुआत कभी 23 दिसंबर 1993 को इसकी शुरुआत की गई थी। अब इसके मुख्य उद्देश्यों की बात करें, पहला उद्देश्य तो आता है हमारे क्या? स्थानीय विकास होता है उसको बढ़ावा देना। क्या? स्थानीय विकास को बढ़ावा देना मतलब सांसद अपने क्षेत्र की प्राथमिकताओं के अनुसार विकास कार्य करवा सकता है। जिस सांसद को लगता है कि उसके एरिया में ये विकास कार्य की जरूरत है तो उसकी प्राथमिकताओं के अनुसार विकास कार्य करवा सकता है। बुनियादी सुविधाओं का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल, स्वच्छता आदि के लिए निधि प्रदान करना। तो बुनियादी सेवाओं में क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल, स्वच्छता इन आदि के लिए क्या निधि प्रदान की जाती है, पैसे दिए जाते हैं। फिर बात करें समुदाय की जरूरतों को पूरा करना, छोटे स्तर के विकास कार्यों के लिए तुरंत धनराशि उपलब्ध कराना और स्थानीय विकास के साथ समन्वय। तो योजना को लागू करने के लिए जिला प्रशासन की सहायता ली जाती है। क्या होता है? योजना को लागू करने के लिए जिला प्रशासन की सहायता ली जाती है। अब हम बात करेंगे योजना की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। योजना की विशेषताएं क्या है? सांसद है तो सांसद को वार्षिक निधि आवंटित की जाती है। प्रत्येक सांसद को 5 करोड़ रुपए हर साल 2020 तक की तो वो यही बात थी, मतलब अब भी यही होता है कि विकास कार्यों के लिए आवंटित की जाते हैं। केवल एक साल था 2020 का, उस समय आवंटित नहीं किए गए थे, लेकिन हर साल क्या 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं प्रति वर्ष। स्थानीय विकास कार्यों का उपयोग की बात करें तो निधि का उपयोग सड़क, जल आपूर्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता आदि में किया जा सकता है। तो पैसे हैं 5 करोड़ रुपए, तो 5 करोड़ रुपए का उपयोग किसमें किया जा सकता है? सड़क, जल आपूर्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता इनमें किया जा सकता है।
जिला कलेक्टर के द्वारा कार्यान्वयन। जिला कलेक्टर के द्वारा कार्यान्वयन की बात करें तो सांसद द्वारा सुझाए गए कार्य को जिला प्रशासन डीएम या डीसी, जिसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहते हैं, उसकी देख रेख में पूरा किया जाता है। तो काम तो क्या है, जो हमारा सांसद है वो बताता है, और करता कौन है, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की देख रेख में पूरे होते हैं। पारदर्शिता जवाबदेही की बात करें तो खर्च किए गए फंड का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है, ऑडिट भी की जाती है। फिर स्थानीय प्राथमिकताओं पर जोर की बात करें तो सांसद अपने क्षेत्र की जरूरतों के अनुसार फंड का उपयोग कर सकते हैं। सांसद क्या है, अपने क्षेत्र की जरूरतों के अनुसार क्या फंड का उपयोग कर सकते हैं, कि उसको लगता है उसके क्षेत्र में किसी चीज की जरूरत है तो उस पैसे को वहां पे खर्च करने की अनुशंसा कर सकते हैं। अब बात करते हैं कौन कौन इस योजना के तहत कार्य, कौन कौन से कार्य हो सकते हैं इसके, तो उसकी बात करें कौन कौन इस योजना के तहत कार्य कर सकते हैं। तो लोकसभा सांसद क्या है, अपने निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए फंड का उपयोग कर सकते हैं। कौन, लोकसभा सांसद तो क्या कर सकते हैं, अपने निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए फंड का उपयोग कर सकते हैं। राज्यसभा सांसद अपने राज्य के किसी भी जिले में परियोजनाओं की सिफारिश कर सकते हैं। नामांकित सांसद या फिर जो हमारे निर्वाचित होते हैं, निर्वाचित नहीं होते हैं, जो जैसे हमारे राज्यसभा में 12 सांसद होते हैं जो मनोनीत होते हैं, मनोनयन के जरिए आते हैं, तो भारत में किसी भी जिले में विकास कार्य की सिफारिश कर सकते हैं। जो राज्यसभा की 12 है, लोकसभा में 2 हुआ करते थे, लेकिन 2019 से इसको समाप्त कर दिया गया है कि अब नहीं होते ये 2, जो हमारे एंग्लो इंडियन है उनकी बात कर रहे हैं कि अब नहीं होते ये। अब आगे बात करें कि गंभीर प्राकृतिक आपदा की स्थिति हो, क्या गंभीर प्राकृतिक आपदा की स्थिति में सांसद अपने संसदीय क्षेत्र या राज्य के बाहर भी, बाहर नहीं बाहर है, बाहर भी क्या निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार देश के किसी भी हिस्से में पुनर्वास हेतु प्रत्येक आपदा के लिए अधिकतम 1 करोड़ रुपए तक की स्थायी परिसंपत्ति का निर्माण करवा सकते हैं। कौन, सांसद। अब बात करें योजना के अंतर्गत कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। तो योजना के अंतर्गत होने वाले कार्यों की बात करें तो सड़क, पुल और नाली निर्माण का कार्य किया जाता है। पेयजल आपूर्ति, जल संरक्षण परियोजनाएं, स्कूलों, पुस्तकालयों और सामुदायिक भवनों का निर्माण, अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और एम्बुलेंस सेवाओं का विकास, सार्वजनिक शौचालय, स्वच्छता से जुड़े कार्य, स्ट्रीट लाइट, पार्क और खेल के मैदानों का निर्माण, गरीबों के लिए आवास और अन्य जल कल्याणकारी कार्य किए जाते हैं। अब जो योजनाएं वो किस तरह से क्रियान्वयन होती है उसकी बात करें, कैसे होता है योजनाओं का क्रियान्वयन। सांसद अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए सुझाव देते हैं। सांसद क्या करते हैं, अपने अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए सुझाव देते हैं। सांसद द्वारा कार्य निष्पादन हेतु चयनित क्षेत्र को संबंधित सांसद की सहमति के बिना परिवर्तित नहीं किया जा सकता। कि जैसे सांसद किसी क्षेत्र के लिए कुछ विकास की योजनाओं की बात करते हैं तो आगे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दे दिया, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या तो उस पर यस कहेगा या नो कहेगा, लेकिन ये नहीं कहेगा कि इसकी जगह ये कर लेते हैं और इस जगह की जगह ये जगह अपना लेते हैं। तो ऐसा नहीं कर सकता डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। बाकी हाँ ना तो कह सकता है, लेकिन इस ये नहीं कह सकता वो। जहां तक संभव हो संबंधित सांसद से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार कार्य की सभी स्वीकृतियां प्रस्ताव प्राप्ति के 45 दिन में प्रदान की जाती है। क्या 45 दिनों के भीतर भीतर प्रस्ताव की बात करते हैं कि देने की, कि 45 दिन के अंदर अंदर जो भी प्रस्ताव आते हैं तो प्रस्ताव पारित हो जाते हैं। जिला प्रशासन या डीएम या डीसी की बात करें तो प्रस्तावों की समीक्षा करता है। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्या करता है, प्रस्तावों की समीक्षा करते हैं। स्वीकृत परियोजनाओं के लिए निधि जारी की जाती है। जो परियोजनाएं स्वीकृत कर दी गई है तो उन परियोजनाओं के लिए निधि जारी की जाती है। कार्य पूर्ण होने के बाद उसका ऑडिट या निरीक्षण किया जाता है। जब हमारा काम पूरा हो जाएगा तो काम पूरा होने के बाद उसका ऑडिट या परीक्षण कर देते हैं कि भैया वास्तव में 5 करोड़ खर्च हुए हैं या फिर इसमें भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ कहीं। अब योजना से जुड़े प्रमुख बिंदुओं की बात करें तो सांसद स्वयं फंड को सीधे खर्च नहीं कर सकते, बल्कि विकास कार्य को केवल सुझाव दे सकते हैं। सांसद क्या है, विकास कार्य को केवल सुझाव दे सकते हैं, बल्कि सीधे विकास कार्य का सुझाव दे सकते हैं, खुद खर्च नहीं कर सकते। ऐसे नहीं उनको पैसे दे दिए वो खुद ही खर्च कर ले। योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाती है, लेकिन इसे राज्य सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा लागू किया जाता है। पारदर्शिता और जवाबदेहिता के लिए सीएजी मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल द्वारा ऑडिट की जाती है। योजना के निलंबन की बात करें तो कोविड-19 महामारी के दौरान 2020-21 और 2021-22 में इस योजना को अस्थायी रूप से निलंबित किया गया था, लेकिन बाद में फिर से इसे शुरू कर दिया गया। बात करें योजना की तो योजना की क्या प्रभाव है। योजना के प्रभाव की बात करें तो स्थानीय स्तर पर बुनियादी सुविधाओं को तेजी से विकास होता है।
इसके जरिए क्या होता है, स्थानीय स्तर पर बुनियादी सेवाओं का तेजी से विकास होता है। सांसदों को अपने क्षेत्र की समस्याओं को हल करने का सीधा अवसर मिलता है। सांसदों को क्या होता है, अपने क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनको हल करने का सीधा अवसर मिलता है कि भैया ये समस्याएं हैं, इनको हल करें। गाँव और छोटे कस्बों में भी महत्वपूर्ण विकास कार्य संभव हो पाते हैं। गाँव और छोटे कस्बों में क्या महत्वपूर्ण विकास कार्य संभव होते हैं। रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है इससे। क्या रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी इससे मजबूती मिलती है। निष्कर्ष के रूप में देखें तो सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MPLAD एक महत्वपूर्ण पहल है जो क्या करती है, स्थानीय स्तर पर विकास को गति देती है और सांसदों को अपने क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार काम करने का अवसर भी देती है। पारदर्शिता और जवाबदेहिता सुनिश्चित करने के लिए इसके कार्यान्वयन के लिए ये निगरानी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इस तरह हमें MLALAD और MPLAD दोनों योजनाओं को देख लिया। अब आती है हमारी मेवात क्षेत्रीय विकास योजना, मतलब मेवात एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। मेवात क्षेत्रीय विकास योजना राजस्थान सरकार के द्वारा 1986 में शुरू की गई एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल थी, जिसका उद्देश्य अलवर, खेरथल, तिजारा और डीग जिलों के 14 खंडों के कुल 807 गांवों में मेव बाहुल्य क्षेत्र है। क्या मेव बाहुल्य क्षेत्र, जहाँ पे मेव मुसलमान हैं, उनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है, वहां पे इस चीज को लागू किया गया। अब योजना की बात करें, योजना का मुख्य उद्देश्य क्या, सामाजिक और आर्थिक विकास। मेवात क्षेत्र में रहने वाले समुदायों के जीवन स्तर में सुधार लाना। पहला उद्देश्य यह है, मेवात क्षेत्र में रहने वाले जो भी समुदाय हैं हमारे मेव मुस्लिम्स, तो उनके जीवन स्तर में सुधार लेके आना। फिर आधारभूत संरचना का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल, स्वच्छता आदि क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार करना। कला, संस्कृति और पर्यटन का संवर्धन की बात करें तो स्थानीय सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन स्थलों का विकास करना। फिर समग्र ग्राम विकास की बात करें तो ग्राम पंचायत मुख्यालयों और अन्य गांवों का चरणबद्ध तरीके से विकास करना। क्या, ग्राम पंचायत मुख्यालयों और अन्य गांवों का चरणबद्ध तरीके से विकास करना। अब कार्य क्षेत्र की बात करें तो यह योजना अलवर, खेरथल, तिजारा, डीग जिलों के 14 खंडों के कुल 807 गांवों में लागू की गई है। तो हम देख सकते हैं ये कौन सा एरिया है, तो इसको जूम करके दिखा देते हैं। तो ये वाला एरिया है हमारे राजस्थान का ये वाला एरिया है, ये हमने देख लिया। तो ये वाला एरिया, इस वाले एरिया में ये योजना लागू की गई है। वैसे डार्क रेड किया है हमने, लेकिन फिर भी आप इसको देख सकते हैं। तो ये वाला एरिया जहाँ पे ये वाली योजना चल रही है, क्यों, क्योंकि ये जो मेव मुस्लिम्स वाला एरिया है ये थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है, तो इसको पिछड़ापन को दूर करना हमें, इसलिए ये योजना काम कर रही है। फिर वित्त पोषण की बात करें, ये योजना क्या 100% राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई योजना है। क्या ये योजना क्या 100% राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई योजना है, जिससे सुनिश्चित होता है कि विकास कार्यों के लिए आवश्यक धनराशि की कोई कमी नहीं है। क्या, विकास कार्यों के लिए आवश्यक धनराशि की कोई कमी ना हो, ये ध्यान रखने की कोशिश की जाती है। प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में रोशनी की व्यवस्था, तो सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर प्रकाश व्यवस्था को सुधारना है, इसमें पहला काम किया जाता है। दूसरा, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता सुविधाएं, तो पेयजल की उपलब्धता और स्वच्छता संबंधी ढांचागत विकास किया जाता है। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जाता है। क्या, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होता है। स्कूलों, पुस्तकालयों, स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण और सुधार किया जाता है। सड़क और परिवहन सुविधाएं, ग्रामीण सड़कों और पुलों का निर्माण और मरम्मत की जाती है। क्या, ग्रामीण सड़कों, पुलों का निर्माण और मरम्मत भी की जाती है इसके अंतर्गत। अब कार्यान्वयन और निगरानी की बात करें। क्या, कार्यान्वयन और निगरानी की बात करें तो योजना का के सफल संचालन और क्रियान्वयन के लिए, क्या योजना के सफल संचालन और क्रियान्वयन के लिए क्या राज्य सरकार, क्या राज्य स्तर पर मेवात क्षेत्रीय विकास मंडल का गठन किया जाता है। कि योजना के सफल संचालन और विकास क्रियान्वयन के लिए क्या राज्य स्तर पर मेवात क्षेत्रीय विकास मंडल का गठन किया गया, जो जिला परिषदों के साथ समन्वय स्थापित करके विकास कार्यों की निगरानी करवाता है। हम निष्कर्ष के रूप में देखें तो मेवात क्षेत्रीय विकास योजना राजस्थान के मेवात क्षेत्र के समग्र विकास की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, जो स्थानीय समुदाय के जीवन स्तर में सुधार लाने के साथ साथ क्षेत्र की सांस्कृतिक और आर्थिक प्रगति में भी योगदान दे रही है। अगली योजना आती है हमारी महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना।
क्या महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना अगली योजना है। इस योजना के बारे में बात करें। महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान सरकार के द्वारा संचालित एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पहल है। एक बहुत इम्पोर्टेंट पहल है, बहुत इम्पोर्टेंट योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक संपत्तियों का निर्माण और रखरखाव में जन सहभागिता को प्रोत्साहित करना है। क्या करना है? महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना राजस्थान सरकार के द्वारा संचालित एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक संपत्तियों का निर्माण और रखरखाव में जन सहभागिता को प्रोत्साहित करना है। अब योजना के इतिहास के बारे में बातचीत करें। योजना का इतिहास क्या कहता है? थोड़ी पीडीएफ में थोड़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन फिर भी आप समझ पाएंगे। पहली बात तो इसका पुराना नाम क्या है। इस योजना को पहले गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना के नाम से जाना जाता था। इस योजना को किस नाम से जाना जाता था? गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना के नाम से जाना जाता था। फिर नाम परिवर्तन की बात करें, फरवरी 2020 में इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना रखा गया। क्या फरवरी 2020 में इसका नाम बदल के क्या महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना रखा गया है। मुख्य उद्देश्यों की बात करें तो सामुदायिक संपत्ति का विकास, गांव में शमशान, कब्रिस्तान, सामुदायिक भवन, सड़क, पेयजल सुविधाएं, इन सब का निर्माण और सुधार किया जा रहा है। जन सहभागिता को बढ़ावा देना, स्थानीय निवासियों की भागीदारी से विकास कार्य को सुनिश्चित करना। क्या स्थानीय निवासियों की भागीदारी से क्या विकास कार्य को सुनिश्चित करना, तो इसका मुख्य उद्देश्य है। जन सहभागिता को बढ़ावा दिया जा रहा है। वित्त पोषण और जन सहयोग। वित्त पोषण की बात करते हैं, यह योजना राज्य सरकार के द्वारा वित्त पोषित है। यही योजना है किसके द्वारा वित्त पोषित है? राज्य सरकार के द्वारा वित्त पोषित है। सहयोग की बात करें तो शमशान, कब्रिस्तान मतलब 90% बनाना हो तो 90% सरकारी सहयोग होता है, जबकि 10% जन सहयोग देना पड़ेगा, क्योंकि महात्मा योजना का नाम ही जन भागीदारी योजना है। तो 90 शमशान या कब्रिस्तान बनाते हो 90% सरकारी योगदान दिया जाएगा, 10% जन सहयोग भी देना पड़ेगा। अन्य कार्यों में 70% सरकारी योगदान होगा और 30% जन सहयोग लिया जाता है। लेकिन टीएसपी एरिया जैसे ट्राइबल सब प्लान एरिया, जैसे यहाँ पे 40% से अधिक SC/ST आबादी रहती है। कहाँ? जहाँ 40% से अधिक SC/ST आबादी रहती है, वहाँ पे 80% सरकारी योगदान, जबकि 20% क्या जन सहयोग लिया जाता है। अब इसके विकास की बात करें, तो हालिया विकास की बात करें तो ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग ने इस योजना के तहत 33 जिलों को 20 करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया है, जिससे संपत्ति सृजन के अटके हुए कार्य को पुनः प्रारंभ किया जा सके। कितना? 33 जिलों को 20 करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया गया। निष्कर्ष के रूप में देखें तो महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना ग्रामीण राजस्थान में सामुदायिक विकास को बढ़ावा देने और स्थानीय निवासियों की सक्रिय भागीदारी से बुनियादी ढांचे के सृजन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो इस तरह हमने एक और योजना देखी। अगली योजना आती है हमारी डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम। कौन से कार्यक्रम है? डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम की बात करें, क्योंकि अपने हमने मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम देखा, डांग क्षेत्र देखते हैं। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान सरकार के द्वारा 2005-06 में शुरू किया गया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्यक्रम है। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य के जो पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी जिले हैं उनमें बीहड़ क्षेत्र तथा संकुचित घाटी दस्यु प्रभावित क्षेत्र है, उनमें आर्थिक, सामाजिक और अन्य आधारभूत सुविधाओं का विकास करना है। वहाँ पे क्या बहुत सारी सुविधाएं हैं, उनका विकास करना है। 2005-06 में इसको शुरू किया गया था। कौन सा एरिया? पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी जिले, वहाँ पे। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? आर्थिक और सामाजिक विकास। पहला उद्देश्य क्या? आर्थिक और सामाजिक विकास। दस्यु प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का निर्माण और सामाजिक कल्याण की योजनाओं का विस्तार करना। दस्यु प्रभावित क्षेत्रों में क्या होता है? बुनियादी सुविधाओं का निर्माण और सामाजिक कल्याण योजनाओं का विस्तार करना। आधारभूत संरचना का सृजन में हम देखते हैं सड़क बनाना, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, इन क्षेत्रों में सुविधाओं का विकास करना। फिर आता रोजगार सृजन। रोजगार सृजन की बात करें तो स्थानीय निवासियों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना। स्थानीय निवासियों के लिए क्या? रोजगार के अवसर प्रदान करना। अब बात करें ये कौन कौन से एरिया इसके अंदर शामिल है। कार्यान्वयन के क्षेत्र की बात करते हैं, यह कार्यक्रम राजस्थान के 8 जिलों में लागू है। कितने? 8 जिलों में। भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। तो हम देख सकते हैं कौन कौन से एरिया हैं। मैप के अंदर भी आप समझ सकते हैं ये वाले एरिया हैं, रेड
मार्क किए हुए हैं। ये वाला एरिया है दस्यु प्रभावित क्षेत्र, तो इस क्षेत्र के अंदर इन योजनाओं को शुरू किया गया। तो वित्त पोषण की बात करते हैं। इसके वित्त पोषण की बात करें तो यह योजना 100% राज्य सरकार, क्या यह योजना का 100% राज्य सरकार के द्वारा वित्त पोषित है, जिससे सुनिश्चित होता है कि विकास कार्यों के लिए आवश्यक धनराशि की कोई कमी न हो। तो इस चीज को सुनिश्चित करने की कोशिश की गई। गतिविधियों की बात करें, प्रमुख गतिविधियां कौन कौन सी है, इसके अंदर कौन कौन सी गतिविधियां की जाती है उसकी बात करें तो सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे का निर्माण, सड़क, पुल, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, जल आपूर्ति, स्वच्छता सुविधाएं, इन सब का निर्माण किया जाता है। इसके अंदर कला, संस्कृति और पर्यटन का संवर्धन किया जाता है। स्थानीय सांस्कृतिक धरोहर और पर्यटन स्थलों का निर्माण और विकास किया जाता है। ग्राम पंचायत मुख्यालय और गांवों का समग्र विकास किया जाता है। क्या ग्राम पंचायत मुख्यालय और गांवों का समग्र विकास किया जाता है। जनसंख्या के आधार पर ग्रामों का चयन और समग्र विकास भी किया जाता है। निष्कर्ष के रूप में देखें, निष्कर्ष के रूप में देखें तो डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान के दस्यु प्रभावित क्षेत्रों में समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दस्यु प्रभावित क्षेत्रों में समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो स्थानीय समुदाय की जीवन स्तर में सुधार लाने और क्षेत्र की जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है उसको सुदृढ़ करने में बढ़िया काम करेगा। अगला आता है हमारा कौन सा, एक योजना आती है, योजना का नाम है मगरा क्षेत्र विकास का योजना। क्या मगरा क्षेत्र विकास योजना। आप सोचेंगे कौन कौन सी योजना है, ये हमारी राजस्थान सरकार की बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। कुछ बीच बीच में हम भारत सरकार की योजनाओं के बारे में भी देखते हैं। तो ये हमारी मगरा क्षेत्र विकास योजना। मगरा क्षेत्र की बात करें, मगरा क्षेत्र विकास योजना राजस्थान सरकार के द्वारा 2005-6 में शुरू की गई बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है। ये बहुत महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य राज्य के दक्षिण मध्य क्षेत्र जो कि पहाड़ी क्षेत्रों से घिरे हुए हैं, खासकर ब्यावर, भीलवाड़ा, पाली, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, जो जनजातीय क्षेत्रीय विकास के अंतर्गत नहीं आते, स्थानीय रूप से मगरा के नाम से जाने जाते हैं। इनमें रहने वाले अन्य पिछड़ी जातियों और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए सामाजिक, आर्थिक और बुनियादी सुविधाओं का विकास करना है। जो हमारे ये एरिया हैं, ब्यावर, भीलवाड़ा, पाली, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ के जनजातीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत जिनका चयन नहीं किया जाता, उनको इसके अंदर शामिल करते हैं मगरा क्षेत्र के अंदर, मगरा क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत। मुख्य उद्देश्य की बात करें इस योजना के, इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या, सामाजिक और आर्थिक विकास, मतलब स्थानीय समुदाय के जीवन स्तर में सुधार लाना। सामाजिक और आर्थिक विकास की बात करें तो स्थानीय समुदाय के जीवन स्तर में सुधार लाना इसका मुख्य उद्देश्य। दूसरा हमारा आधारभूत संरचना का सृजन करना। क्या आधारभूत संरचना का सृजन की बात करें, सड़क, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता आदि सुविधाओं का विस्तार करना। तीसरा कला, संस्कृति और पर्यटन का संवर्धन, स्थानीय सांस्कृतिक धरोहर, पर्यटन स्थलों का विकास करना। क्या स्थानीय सांस्कृतिक धरोहर, पर्यटन स्थलों का विकास करना। समग्र विकास की, ग्राम विकास की बात करें तो ग्राम पंचायत मुख्यालयों और अन्य गांवों का समग्र विकास करना। क्या ग्राम पंचायत मुख्यालयों और अन्य गांवों का समग्र विकास करना इसका उद्देश्य है। अब वित्त पोषण की बात करें तो यही योजना का 100% राज्य सरकार के द्वारा वित्त पोषित है। ये योजना क्या करती है, 100% राज्य सरकार के द्वारा वित्त पोषित है, जिससे विकास कार्य के लिए आवश्यक धनराशि की कोई कमी ना हो, इसकी कोशिश करते हैं। ये विकास कार्य में किसी तरह की दिक्कत नहीं आनी चाहिए, तो इस योजना का प्रमुख उद्देश्य में से एक उद्देश्य ये है। अब क्रियान्वयन क्षेत्र की बात करें, कार्यान्वयन क्षेत्र, तो यह योजना राजस्थान के कहाँ लागू है, ब्यावर, भीलवाड़ा, पाली, राजसमंद, चित्तौड़गढ़। ठीक है, ब्यावर, भीलवाड़ा, पाली, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ एरिया है, उनमें ये योजना लागू। प्रमुख गतिविधियों की बात करें तो सड़क, परिवहन और सुविधाएं, ग्रामीण सड़कों और पुलों का निर्माण और मरम्मत कार्य में पैसा खर्च किया जा सकता है। पेयजल स्वच्छता की बात करें तो पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता सुविधाओं का विस्तार करना। शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करें तो स्कूलों, पुस्तकालयों, स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक भवनों, इनका निर्माण किया जा सकता है इसके अंदर। और कला संस्कृति के अंदर क्या किया जा सकता है, कला और संस्कृति, स्थानीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों और पर्यटन स्थलों का विकास किया जा सकता है इस योजना के अंतर्गत। निष्कर्ष के रूप में देखें तो मगरा क्षेत्र विकास योजना राजस्थान के पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्र हैं, तो उनमें समग्र विकास की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, जो स्थानीय समुदाय के जीवन स्तर में सुधार लाने, क्षेत्र की जो
सामाजिक आर्थिक स्थिति है इसको सुदृढ़ करने में मदद करता है। तो ये योजना इस तरह से काफी ज्यादा काम की। अगली योजना आती है सांसद आदर्श ग्राम योजना। क्या सांसद आदर्श ग्राम योजना आती है अगली, इसको SAGY है ये कहते हैं। SAGY की बात करें तो सांसद आदर्श ग्राम योजना की घोषणा प्रधानमंत्री के द्वारा 11 अक्टूबर 2014 को हमारे लोकनायक है जयप्रकाश नारायण उनके जन्म दिवस की वर्षगांठ के अवसर पर की गई थी। इस योजना की शुरुआत की बात करें तो इसकी घोषणा 11 अक्टूबर 2014 को लोकनायक हमारे जयप्रकाश नारायण थे, इनके वर्षगांठ के ऊपर की गई थी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण भारत में संसदीय क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देना था। इसका उद्देश्य क्या था, जो हमारे ग्रामीण भारत है, ग्रामीण भारत में संसदीय क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देना था। यह योजना प्रत्येक सांसद को अपनी लोकसभा सीट के तहत एक आदर्श ग्राम चुनने का अवसर देती है। ये योजना क्या करती है, यह योजना प्रत्येक सांसद को अपनी लोकसभा सीट के तहत एक आदर्श ग्राम मॉडल विलेज चुनने का अवसर देती है, जिसे वह सुधारने और विकसित करने के लिए जिम्मेदार होंगे। तो वो क्या होंगे, उसको सुधारना भी विकसित करना, तो ये उसका खुद का काम है, तो वह करेगा। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत। लेकिन इसमें एक नियम होता है कि वो जो गांव चुनते हैं वो गांव क्या है, एक तो उसका खुद का पैतृक गांव नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ क्या है कि एक उसका वो ससुराल नहीं होना चाहिए। क्या दोनों के विकास के लिए क्या होता है, तो उसका खुद का गांव नहीं होना चाहिए और एक उसका ससुराल नहीं होना चाहिए, उन दोनों गांवों को शामिल नहीं करेगा, बाकी सब माफ है। तो बात करें मुख्य उद्देश्य की, तो ग्रामीण विकास और के अंतर्गत देखें तो सांसद अपने क्षेत्र के गांवों को आदर्श गांव में बदलने के लिए संसाधन जुटाते हैं और उनके विकास कार्यों में सक्रिय भूमिका के रूप में भाग लेते हैं। तो बुनियादी सुविधाओं के सुधार की बात करें, क्या बुनियादी सुविधाओं के सुधार की बात करें, ग्रामों में आवश्यक बुनियादी ढांचे जैसे सड़क, जलापूर्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता की सुविधाओं का सुधार करना है इसका मुख्य उद्देश्य। सामाजिक समरसता की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देना। क्या ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देना और प्रेरणा देना की बात करें तो आदर्श गांवों के मॉडलों को दूसरे के लिए उदाहरण के रूप में पेश करना, जिससे अन्य गांवों में भी विकास की दिशा में काम हो सके। तो हमारे इसके सांसद आदर्श ग्राम योजना के उद्देश्य क्या है, ग्रामीण विकास, बुनियादी सुविधाओं का सुधार, सामाजिक समरसता और प्रेरणा देना दूसरों को। कार्य प्रणाली की बात करें, किस तरह कार्य करती है ये योजना, क्या किस तरह कार्य करती है उसके बारे में बातचीत करें। कार्य प्रणाली की, तो सांसद को अपनी लोकसभा सीट के तहत एक गांव का चयन करना होता है और वह आदर्श गांव बनाने की जिम्मेदारी लेते हैं। ग्राम का चयन करने के लिए जनसंख्या को आधार रखा गया है। इसके अंतर्गत मैदानी क्षेत्र के लिए 3000 से 5000 के बीच में जनसंख्या वाला गाँव होना चाहिए और पहाड़ी जनजातीय दुर्गम क्षेत्रों में 1000 से 3000 जनसंख्या वाला गाँव होना चाहिए। और वो क्राइटेरिया तो आपको बताया कि वो उसका पैतृक गाँव नहीं होना चाहिए या फिर उसका ससुराल नहीं होना चाहिए। सांसद ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, अन्य सरकारी विभाग मिलकर गांव के विकास के लिए योजना तैयार करते हैं, उसे लागू करते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं के तहत गांव में विकास कार्य किए जाते हैं। फिर वित्त पोषण की बात करें तो सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर फंड उपलब्ध कराती है। सांसद स्वयं भी इस योजना के लिए निधि जुटाने में सहायता करते हैं। चयन कैसे करेंगे, सांसद आदर्श ग्राम योजना में सांसदों को अपनी लोकसभा सीट के एक गांव का चयन करना होगा, जिसे वह आदर्श ग्राम बनाने के लिए अपनाते हैं। प्रत्येक सांसद को वर्ष 2019 तक 3 और 2024 तक 5 ग्राम सभाओं का चयन करना है, मतलब उनमें विकास करना है। 2019 तक तो 3 और 2024 तक 5 गाँव का या ग्राम सभाओं का विकास करना है। निष्कर्ष के रूप में देखें तो सांसद आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य प्रत्येक गांव में बुनियादी ढांचा सुधार और जीवन स्तर बढ़ाने के लिए सांसदों को जिम्मेदार बनाना है, जिससे कि देश के ग्रामीण क्षेत्र में समग्र विकास हो सके। यह योजना गांवों को आदर्श बनाने का महत्वपूर्ण कदम है, जो अन्य गांवों के लिए प्रेरणा कारक बन सकती है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। अगली योजना स्वामित्व योजना से अगला पार्ट शुरू करेंगे। यदि आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आ रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं, ताकि हमें पता चले कि हमें ये योजना कंटिन्यू रखनी है या नहीं, या फिर ये हमारा जो प्रयास है यह निरर्थक साबित हो रहा है। तो यदि इसका अर्थ और निरर्थक
होना दोनों आप पर निर्भर करता है। ये आप मेरी भी ऊर्जा बचाएँ, यदि ये पसंद नहीं आ रहा है, सही नहीं है, आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, तो हमें बताएँ ताकि हमें इस चीज़ के बारे में जानकारी मिले। तो यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।